क्लास 11 और 12 के पीरियोडिक टेबल रिवीजन के सीरीज में ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। इस सीरीज में आप दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जिसमें एक का नाम हो गया रेडियस और एक का नाम हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। कॉस रेडियस के अंतर्गत आपके टॉपिक हो गए एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस। इन टॉपिक को आप स्टडी करेंगे। एटॉमिक रेडियस के बारे में पॉइंट बहुत सिंपल सा है। किसी भी एटम को आप लें और उस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे एटॉमिक रेडियस। छोटा सा ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होने के कारण ट्रू रूप में एटॉमिक रेडियस को निकालना असंभव है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम इसका यूज करते। गौर करिए, कोई भी एटम अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता तो वो आयन का इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा। लॉस करने के कारण पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो कहलाएगा कैटायनिक रेडियस, और गेन करने के कारण निगेटिव चार्ज बनेगा, वो होगा एनायनिक रेडियस। तो सिंपल सा थ्योरी है, किसी भी आयन को आप लें पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे आयनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस याद कीजिए, कैटायन का निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और इस पकड़ के कारण कैटायन का साइज छोटा हो जाता। पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, समझ जाइए वो रेडियस उतना ज़्यादा छोटा होता जाता है। पॉइंट समझिएगा। ये एक एटम M है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन की नंबर तो एक डिक्रीज हो गई, 1 डिक्रीज हो गई। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो प्रोटॉन अपने बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से खींचा। इसके कारण उसका रेडियस छोटा हो गया। मतलब दिख रहा है जो R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब कैटायन का रेडियस हमेशा एटम के रेडियस से छोटा होता है। अगर वो 1 और इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा रेडियस और छोटा होता जाएगा। मतलब R1 से छोटा R2, R2 से छोटा R3। तो हाइयर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस। ये लाइन याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। एनायनिक रेडियस क्या हुआ तो याद कीजिए, एनायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण होता। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण दो चीजें होगी। फर्स्ट, न्यूक्लियस पर में जो प्रोटॉन है वो तो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़ने के कारण उसकी पकड़ कमजोर होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी होगा, इस कारण से उसका आकार बड़ा होता। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा आकार उतना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, R से बड़ा R माइनस, R माइनस से बड़ा R2 माइनस, उससे बड़ा R3 माइनस। तो यहाँ पर एक एटम हो गया M, उसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, बन गया M माइनस। रेडियस इज R1, रेडियस इज R2, R1 से बड़ा हो गया R2। फिर गौर करिए, R2 है, M माइनस है, एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये हो गया M2 माइनस, आकार और बड़ा हो गया। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो R1 से बड़ा R2 और R2 से बड़ा R3। अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, तो ऐसी हालत में जो एनायन होगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, एटम का रेडियस उससे छोटा होगा, और कैटायन का रेडियस और छोटा होगा। जैसे हमने मान लेते हैं ले लिया F माइनस, या हमने ले लिया नियॉन, या हमने ले लिया Na प्लस। इसमें भी गौर करिए, 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 11 में से 1 निकल गया 10 इलेक्ट्रॉन। रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ F माइनस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na प्लस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? अगर आप सिमिलर एटम्स लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साझेदारी होती और दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा, तो थ्योरी याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के हाफ वैल्यू को हम लोग नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस। टू सिमिलर एटम्स, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के हाफ मान को हम लोग नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का डिफिनेशन ये हो गया जो हमने आपको बताया। वंडरवाल रेडियस में क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल लीजिए या ऐसा एटम्स लीजिए जो जब एक दूसरे के बीच में करीब आए तो कोई भी बॉन्ड नहीं बने, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नो बॉन्ड तो कैसे करीब आएगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए तो मॉलिक्यूल और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब आना शुरू करेगा। दोनों के बीच में एक गैप रखना है, गैप का मतलब दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल कर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा रेडियस वंडरवाल। नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा, जो इसमें गैप है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो वंडरवाल रेडियस हर हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडियस का अगर आप ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड देखना चाहें तो गौर करिए, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस का मान इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का पहला रीजन हो गया, हर ऑर्बिट ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आते हैं तो हर स्टेप में 1 ऑर्बिट इंक्रीज करता। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, हमने ले लिया ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को लिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, 2 1, 2 8 1, 2 8 8 1 सो ऑन। सब में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 ऑर्बिट, यहाँ पर 2 ऑर्बिट, यहाँ पर 3 ऑर्बिट, यहाँ पर 4th ऑर्बिट, सो ऑन। इसका मतलब हर कदम में ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो हर ग्रुप में ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा। ऑर्बिट इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ गई, उसकी पकड़ भी कमजोर, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा लेकिन वो कम प्रभावी होगा, कम इफेक्टिव होगा, रेडियस बढ़ता चला जाता। जिनके इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज, नाभिक पर आवेश भी बढ़ता लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, ज़्यादा कारगर नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमने ग्रुप नंबर 1 लिया, हाइड्रोजन को बाहर करके हम अल्कली मेटल्स ले रहे, लिथियम का 76, सोडियम 102, पोटाशियम 138, रुबिडियम 152, सीजियम 167 और फ्रांसियम 180। ये डाटा याद नहीं करना है, हम भी देख देख के पढ़ के बता रहे, सिर्फ ये वेरीफाई करना है जो हाँ ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ता चला जाता। अब हम लोग कई बार ऐसा होता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रेंडम मिक्स कर देते, एलिमेंट को जहाँ से उठाकर ABCD ऑप्शन बना दिया। सीधा याद रखना है जो नीचे होगा वो बड़ा होगा, जो ऊपर होगा ग्रुप में वो छोटा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ग्रुप 2 में भी आप एविडेंस को देखें, सेम यही चीज़ होता, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज, जहाँ डिक्रीज होगा हम तुरंत रुक जाएंगे। जैसे 1 एक्सेप्शन आपको ग्रुप नंबर 13 में मिलता, 13 में आपको एक अपवाद दिखेगा।
पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आकार छोटा होता जाता। रीजन नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा। जैसे हमने पीरियड 2 या 3 को लिया, देखेंगे ऑर्बिट सेम होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियस का चार्ज अधिक होगा, चार्ज अधिक होगी तो पकड़ खींचने की क्षमता अधिक होगी, रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, अंत वाला नोबल गैस इंक्रीज कर जाता वंडरवाल रेडियस के कारण। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर 11 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 ये बढ़ता जा रहा। नंबर ऑफ ऑर्बिट आइडेंटिकल, थर्ड पीरियड हमने लिया 281 282 283, 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट बिल्कुल आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने के कारण वो ज़्यादा पावरफुल होता, ज़्यादा खींच पाता है, इसलिए रेडियस में डिक्रीज होता। और इनके कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स भी जरूर याद रखेंगे। लेफ्ट से राइट गए तो हमने ये पाया जो रेडियस डिक्रीजेज 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 डिक्रीजेज, बीच में एक आध एक्सेप्शन आ जाता, उसके अलग अलग फैक्टर्स होते जिसके कारण ये पाया जाता। और याद कीजिए ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया। उसी तरह पीरियड में भी आप नेक्स्ट पीरियड में भी देखें, आपको ये क्रम, ये ऑर्डर आपको आराम से डिक्रीज मिलेगा। लास्ट वाला वंडरवाल रेडियस के कारण बड़ा होता। फैक्ट्स याद रखिएगा, जितने भी अल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 के होते उनका आकार बहुत बड़ा होता। जो ग्रुप नंबर 17 के होंगे वो अपने पीरियड का सबसे छोटा होता। और जो ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैस, वो वंडरवाल रेडियस के कारण उसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। रेडियस संबंधित पॉइंट को बहुत बारीकी से समझिएगा। अगला एक फैक्टर हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट एटम को लें, उससे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, बाहर निकालने में जितनी एनर्जी, जितनी ताकत लगा, उसी का नाम हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी। फिर से एक बार, किसी भी गैसेस स्टेट एटम, गैसेस ही क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में एटम्स, उसके जो एटम्स हैं, उनके जो आयंस हैं, उनके बीच में पकड़ मजबूत होती। इलेक्ट्रॉन न केवल अपने न्यूक्लियस से जुड़ा है, अन्य न्यूक्लियस से भी जुड़ा होता। लेकिन जब आप गैसेस स्टेट में लेते हैं, दूरी दूर दूर होती तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होता, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन की पकड़ हमसे है और किसी और के इलेक्ट्रॉन की पकड़ किसी और के साथ है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट एटम में 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी, जितना ताकत लगता, उसी को नाम देंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई, कम एनर्जी लगेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी लो। अगर हमारे पास दो अलग अलग साइज का एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए तो समझ जाइए आयनाइजेशन इंथैल्पी लो। अगर आकार छोटा है, दूरी कम है, पकड़ मजबूत है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगता, आयनाइजेशन इंथैल्पी बिकम हाई। आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिफिनेशन जो हमने बताया, फिर से, किसी भी सिंगल गैसेस स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, बाहर निकालने में जितना एनर्जी, जितना ताकत, जितना जोर लगा, नाम देंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। ये तो इंथैल्पी परिवर्तन हुआ, ये हो गया आयनाइजेशन। यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरी पर मोल, ये इनके यूनिट हो गए। सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी क्रम समझिएगा, अगर हमारे पास कोई गैसेस स्टेट एटम है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला, वो कहलाएगा आयनाइजेशन इंथैल्पी 1। 1 निकल जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज, आकार छोटा, दूरी कम, पकड़ मजबूत। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको रिमूव करने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। अगर हम सेकेंड भी निकाल दिए तो दूरी और कम, पकड़ और मजबूत, थर्ड निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3 होगा। सेम ये लैंग्वेज में इन चीज़ों को एकदम लिखा गया। आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 मतलब गैसेस स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1। मतलब हमने एक गैसेस स्टेट एटम लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जितना एनर्जी लगा वो हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला।
आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 का मतलब, अब ये M+ आप ले लें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालें, जितना एनर्जी लगा इंथैल्पी चेंज हुआ, नाम आयनाइजेशन इंथैल्पी 2। इस बार फिर याद रखिएगा इस 2+ को लेंगे, इस 2+ से फिर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जितना एनर्जी लगा, ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी 3। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी 3 जो होगा उससे कम होगा 2 और उससे कम होगा 1, या दूसरे शब्दों में 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर हो गया साइज। साइज अगर बड़ा तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी अधिक, दूरी अधिक तो पकड़ कमजोर, आयनाइजेशन इंथैल्पी लो। और अगर मान लेते हैं साइज छोटा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कम है, पकड़ मजबूत है, निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो साइज छोटा आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई, साइज बड़ा आयनाइजेशन इंथैल्पी लो। आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज जितना जगह, अगर मान लेते हैं इसमें चार्ज कम है और इसमें चार्ज ज़्यादा है, चार्ज कम होगी तो पकड़ यहाँ कमज़ोर, चार्ज अधिक होगी तो पकड़ मजबूत। और अगर इलेक्ट्रॉन की पकड़ न्यूक्लियस से मजबूत है, निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, अगर इसकी पकड़ कमज़ोर है तो निकालने में एनर्जी कम लगेगा। अब यहाँ पे पॉइंट हो गया, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट याद कीजिए, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोर इलेक्ट्रॉन होता, जो कोर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देता, बीच में वो रुकावट व्यवधान क्रिएट करता, इस रुकावट को नाम देते शील्डिंग इफेक्ट। फिर से एक बार, किसी भी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में अगर कोर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जो रुकावट होती, जो व्यवधान होता, उसी को हम लोग नाम देते शील्डिंग इफेक्ट। अगला पॉइंट ध्यान से सीखिएगा, अगर कम शील्डिंग है मतलब कम रुकावट है, कम रुकावट है तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़ा होता, ज़्यादा शील्डिंग है ज़्यादा रुकावट है, अगर ज़्यादा रुकावट है तो इसकी पकड़ कमज़ोर होगी, और अगर पकड़ कमज़ोर होगी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा, और अगर पकड़ मजबूत होगी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा आयनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग ज़्यादा, रुकावट ज़्यादा, पकड़ कमज़ोर, आयनाइजेशन इंथैल्पी लो। शील्डिंग कम, रुकावट कम, पकड़ मजबूत तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल आपको पता होगा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होते, और किसी भी स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी लगता है। तो गौर करिए, P3 मतलब हाफ फिल्ड, D5 मतलब हाफ फिल्ड, P6 मतलब फुल फिल्ड, D10 मतलब फुल फिल्ड। किसी भी फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पूरा विरोध करेगा, कोई हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हमसे ना निकाल पाए, क्योंकि निकाल देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहेगा जो कोई हमसे इलेक्ट्रॉन निकाले, इसलिए वो पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगा देता जो कोई हमारे इलेक्ट्रॉन को निकाल ना पाए। उन रूल के आधार पर स्टेबिलिटी का नियम आप जानते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो भी कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा, समझ जाइए आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगा। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन 2p3 हाफ फिल्ड, नियॉन 2p6 फुल फिल्ड, मैग्नीशियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2p6, याद कीजिए फुल फिल्ड। O+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 2p3, Na+ 2p6, Al3+ 2p6। जो भी कन्फिग्रेशन स्टेबल हाफ और फुल फिल्ड होगा उसके आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू हाई होगा। पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल सबको पता होगा, एस ऑर्बिटल का आकार स्फेरिकल,
पी का आकार डंबल, डी का आकार डबल डंबल। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से एकदम नज़दीक सटे हुए होते, पी उससे दूर होता, डी और दूर होगा। तो जो ऑर्बिटल जितने ज़्यादा करीब होंगे, समझ जाइए उनकी पकड़ न्यूक्लियस से उतनी मजबूत होती। इसी कारण से आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर एस इलेक्ट्रॉन is higher than ionization enthalpy for p electron। क्यों? क्योंकि दूरी अधिक होने पर पकड़ कमजोर होगी और उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा। इसी का ये पॉइंट और लैंग्वेज है। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ा। आकार बढ़ा तो इसका सीधा मतलब निकला जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी अधिक होगी, दूरी अधिक होगी तो पकड़ कमजोर होगी, और अगर पकड़ कमजोर होगी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये इनके पॉइंट्स। पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं तो याद कीजिए आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा, दूरी इसकी कम होगी, पकड़ मजबूत होगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जिनको संभालिएगा। जवाब आपके पास पहले ही दिया जा चुका, गौर करिएगा। पीरियड 2 में अगर आप चलते हैं, सेकेंड पीरियड, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको ये तो पक्का है जो, हाँ, इधर जितना बड़ा साइज होगा ये साइज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और लास्ट में इंक्रीज कर जाता। खैर वो लास्ट का नोबल गैस हटा दीजिए। अब यहाँ पे गौर करिएगा, इसका मतलब निकला लिथियम से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा बोरन, बोरन से बड़ा कार्बन, उससे बड़ा नाइट्रोजन, उससे उससे बड़ा ऑक्सीजन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्रम दो जगह फ्लॉप कर जाता, और वो एग्जाम्पल ये है यहाँ। फिर गौर करिएगा, यहाँ साइज के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप अपनी बात नहीं रख पाइएगा। बेरिलियम का कन्फिग्रेशन याद कीजिए 1s2 2s2, बोरन का 1s2 2s2 2p1। यहाँ इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे एस से, यहाँ निकालेंगे पी से। अभी तुरंत पता है एस अंदर पेनिट्रेटेड है, धसा हुआ है, पी बाहर की तरफ निकला, इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी लो और बेरिलियम का अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, परंतु नाइट्रोजन का आयनाइजेशन इंथैल्पी अधिक, जिसका कारण याद कीजिए 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड, और 1s2 2s2 2p4, न तो ये हाफ रहा न फुल रहा, इसलिए इसके आयनाइजेशन इंथैल्पी का मान हाई होगा। इनके पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। बेरिलियम का, बोरन में बेरिलियम ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन आपका ज़्यादा होगा। ग्रुप नंबर 1 में ऊपर से नीचे आने पर, किसी भी ग्रुप का डाटा ले लीजिए, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करता जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा, बेरिलियम अधिक और बोरन कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्राप्त हो चुका होगा। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकलता जिसकी पकड़ मजबूत होती, बोरन में पी से निकलता जिसकी पकड़ कमजोर होती, क्योंकि पी बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ। आयनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी 1, क्योंकि नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, ऑक्सीजन इज नाइदर हाफ नॉर फुल, ना तो वो हाफ है ना फुल है। यहाँ पर इसका यही जवाब होता चला गया जो आप पढ़ें। आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 पर ध्यान दें। आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा O प्लस, 1 डिक्रीज कर दीजिए, यहाँ भी निकलेगा N+। O प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, N प्लस का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। इस बार ये हाफ फिल्ड हो गया, ये ना तो हाफ रहा ना फुल, इसलिए ये बाजी मारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा इन प्रश्नों को, क्योंकि नोबल गैस का आयनाइजेशन इंथैल्पी इसलिए ज़्यादा होता क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ये आपका पीरियोडिक टेबल का पार्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।